हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 41st एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज, जहां बात करेंगे इशू 60 से 62 की। तो इस एपिसोड से हम वॉल्यूम 11 ओवर द हिल विद द स्वर्ड्स ऑफ 1000 मैन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटल 6 इशूज़ हैं, जिसमें से 3 इशूज़ इस वीडियो में और बाकी 3 इशूज़ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। पर हाँ, अगर किसी वजह से आप इशू 59 के बाद डायरेक्टली इस एपिसोड पर आ गए हैं तो इस वीडियो से पहले आप वॉल्यूम 10 बुचर बेकर कैंडलस्टिक मेकर वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टोरी वाइज वो वॉल्यूम इस इशू से पहले आता है। साथ ही आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है बॉयज़ के ऑफिस में, जहां बुचर एक मूवी देख रहा होता है। मूवी देखने के बाद वो टेरर को बुला रहा होता है, पर उसे रियलाइज़ होता है कि टेरर अब जा चुका है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं व्हाइट हाउस में, जहां प्रेसिडेंट डकोटा बॉब और उसका असिस्टेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। डकोटा बॉब रेड रिवर के बारे में पूछता हुआ कहता है, क्या सिक्योरिटी में कोई प्रोग्रेस आई है? जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो करी, जिसके बाद से उन्होंने पिछले 1 साल में किसी भी नए सिक्योरिटी पर्सनल को प्रेसिडेंट की डिटेल में भी नहीं रखा है। पर जहाँ तक बात है उन एजेंट्स की जो पहले से जॉब कर रहे हैं, उन पर हमने अगर बिना किसी प्रूफ के एक्यूजेशंस लगाना चालू करा तो बात लीगली बिगड़ सकती है और हो सकता है कि ये पूरी बात पब्लिक में चली जाए, जिससे आपकी सरकार भी खतरे में आ सकती है। आई एम सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, पर अभी के लिए हम बस एजेंट्स को टाइम टू टाइम शफल कर सकते हैं, जिससे वो एक साथ ना जमा हो पाए और ना ही आपके खिलाफ कोई प्रॉपर प्लान बना पाए। एजेंट्स को बार बार चेंज करने में प्रॉब्लम तो आती है, पर इससे वॉर्ड भी उतने ही फ्रस्ट्रेट होंगे जितने हम। जिसके बाद हम और डकोटा बॉब देखते हैं कि विक द वीव अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है, पर विक द वीव खुद लकड़ी फेंक कर खुद ही उसे उठाने भी जा रहा होता है। और ये देखकर डकोटा भी कहता है, कम से कम तुम इतना काम तो सही करो। सीन फिर चेंज होता है और हम देखते हैं कि बॉयज़ के ऑफिस में एमएम को कुछ पता चलता है, जिससे वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो ऑफिस में पड़े फर्नीचर और दूसरे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है और गुस्से में ही वहाँ से बाहर चला जाता है। और ये देखकर ह्यूई और फ्रेंची वहाँ कंफ्यूज से रहकर खड़े रह जाते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में डकोटा बॉब कुछ बच्चों और उनके स्पेशली एबल्ड पेट से मिल रहा होता है, जहाँ डकोटा एक टॉमी नाम के वुल्वरीन से मिलता है जो एक पिंजरे में बंद होता है। पर वो वुल्वरीन काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है, इसलिए डकोटा उसे पिंजरे में ही बंद रखने के लिए कहता है और आगे बढ़कर दूसरे बच्चों और एनिमल से मिलने चला जाता है। पर तभी वहाँ विक द वीप आ जाता है और आते ही उस वुल्वरीन के पिंजरे के पास चला जाता है, जिसे वो अपना डॉग समझ रहा होता है। थोड़ी देर में ही विक द वीप उस पिंजरे को खोल देता है और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता वो वुल्वरीन निकलकर सीधा प्रेसिडेंट डकोटा पर अटैक कर देता है। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी पहले वहाँ खड़े बच्चों को बाहर निकालती है और उनके निकल जाने के बाद उस वुल्वरीन को गोली मारकर ख़त्म कर देती है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस वुल्वरीन ने प्रेसिडेंट डकोटा को मार दिया होता है। और इसी बीच वो असिस्टेंट वहाँ खड़े एजेंट से कहता है, तो मतलब तुम दोनों रेड रिवर के एजेंट्स नहीं थे? जिस पर वो दोनों एजेंट्स चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं, हम रेड रिवर के एजेंट्स नहीं थे। तो इस लास्ट लाइन से हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट डकोटा की डेथ कितनी रैंडम और अजीब तरीके से हुई, क्योंकि इतने टाइम से डकोटा के लोग और नॉर्मल एजेंट्स रेड रिवर और वॉर्ड से डकोटा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक दिन रैंडमली एक वुल्वरीन ने ही वो काम कर दिया जो वॉर्ड इतने सालों से नहीं कर पाई। खैर, सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वापस बॉयज़ के ऑफिस में, जहाँ बुचर भी वापस आ गया होता है। बुचर मजाक करते हुए फ्रेंची और ह्यूई से पूछता है कि कहीं उन्होंने एमएम के किसी रूल को तो वायलेट नहीं किया जिसकी वजह से एमएम नाराज़ हो गया हो, पर वो दोनों इस बात पर मना करते हैं। जिसके बाद वो एमएम की ईमेल चेक करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि गुस्से में आने से पहले एमएम ऑनलाइन ही कुछ चेक कर रहा था। एमएम की ईमेल चेक करने पर उन्हें दिखता है एक अडल्ट वीडियो का पोस्टर, जिसमें एमएम की वाइफ और यहाँ तक कि उसकी बेटी जेनाइन भी मौजूद होती है, जिसे देखने पर हमें एमएम के गुस्सा होने का रीज़न समझ में आता है। बुचर भी ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं, मैं इस टाइम पर ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे टाइम पर जब 7 कुछ बड़ा प्लान कर रही है, मुझे एमएम स्विच ऑन चाहिए, ना कि इन सब बकवासों में फंसा हुआ। फिर बुचर कहीं जाते हुए कहता है, मैं कल वापस आऊँगा, अगर एमएम वापस आए तो मुझे कॉल करना। और ऐसा कहते हुए सीन चेंज होता है और हम चलते हैं स्टिलवेल के पास। स्टिलवेल के पास रखे टीवी में हम देखते हैं कि विक द वीप को ऑलरेडी नया प्रेसिडेंट बना दिया गया होता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टिलवेल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है, नहीं, हम अभी डकोटा की डेथ पर शोक करने के अलावा और कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि अभी विक द वीप और वॉर्ड के नाम एक ही सेंटेंस में आए। जब सब शांत हो जाएगा तब हम बड़ा एक्शन लेंगे। तभी स्टिलवेल के पास ब्रैडली का कॉल भी आता है, जिस पर स्टिलवेल जिससे बात कर रहा होता है उससे कहता है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और ऐसा कहते हुए वो ब्रैडली का कॉल उठाता है। ब्रैडली से भी डकोटा की डेथ के बारे में बात करते हुए वो ये कहता है, हाँ, हम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे साथ चीटिंग हुई। हम इतने टाइम से इतनी प्लानिंग और पैसा लगा रहे थे डकोटा को रास्ते से हटाने के लिए, पर एक दिन रैंडमली एक बेवकूफ़ और एक कार्निवोरस एनिमल ने मिलकर हमारे काम को कर दिया और हमारे इतने टाइम की मेहनत को यूजलेस बना दिया। तो जैसा हमने देखा था कि वॉल्यूम 9 के आखिर में स्टिलवेल एक मिशन को मॉनिटर कर रहा था और वो मिशन एक्चुअली डकोटा को हटाने के लिए किया जा रहा था, बट एट द एंड उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खैर, यही स्टिलवेल ब्रैडली को टीम टाइटैनिक को जल्द से जल्द उनके पास भेजने के लिए कहता है। साथ ही वो ब्रैडली को अगले दिन अपने साथ ब्रंच पर आने के लिए भी कहता है। फिर सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं 7 हेडक्वार्टर्स में। यहाँ हम देखते हैं कि मेव का वो सर्वेंट
मेव को ड्रिंक सर्व करता है और हम देखते हैं कि मेव के हाथों में बग्स होते हैं, जिसका मतलब है कि लास्ट टाइम बुचर से मिलने के बाद अब मेव फिर से बग लगाने का रिस्क लेने वाली है। यहीं पर हम थोड़ी सी बात इस सर्वेंट की करें तो ये आदमी बेसिकली फ्री में मेव के लिए सेवा करता है, इस होप से कि एक दिन मेव इसे अपने साथ गुच्चू पुच्चू करने का मौका देगी। हालांकि इसे ये मौका मिल पाएगा या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीप जैक की डेथ पर बहुत गुस्सा होता है और ए ट्रेन से बात करते हुए कहता है उसने एक के बदले एक का फ्रेज यूज़ किया, मतलब वो 7 के एक मेंबर की लाइफ को एक डॉग से कंपेयर कर रहे हैं। जिस पर जैक पूछता है जैक ने तुमसे जो सब कहा था उसके बाद भी तुम उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो। जिस पर जैक जवाब देता है वो बात नहीं है, सबकी प्रायोरिटीज़ अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, ऐसे टाइम में हमारी लाइफ की क्या कीमत है। अभी हम 7 से 6 हो चुके हैं, क्या पता कब हम 5 या 4 ही रह जाएं। अभी डीप बात कर ही रहा होता है कि तभी होमलैंडर वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ये रूम चाहिए। और डीप और ए ट्रेन वहाँ से जाने लगते हैं, पर उनके निकलने से पहले होमलैंडर कहता है रास्ते में तुम्हें हमारे मेहमान भी मिलेंगे, उन्हें सही डायरेक्शन में भेज देना। जिस पर वो दोनों हामी भरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने पर होमलैंडर अपनी एक्सरे विजन से आसपास देखने लग जाता है और तभी उसे दिखता है कि मेव उनके हेडक्वार्टर्स में बग लगा रही होती है। और फाइनली इतने टाइम बाद होमलैंडर को ये पता चल जाता है कि उनके हेडक्वार्टर्स में कौन दगाबाजी करके बग लगा रहा था। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आर्टिस्ट के थ्रू दी गई डिटेल्स पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि मेव ने इम्प्लांट्स लगा रखे हैं, मतलब उसके आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो नेचुरली बड़े नहीं है बल्कि इम्प्लांट्स के थ्रू बड़े दिखते हैं। तो ये एक सटल डिटेल है जिसके थ्रू हमें 7 और उनके सूप्स के फेक कैरेक्टर और नेचर के बारे में दिखाया जा रहा है। अभी होमलैंडर ये देख ही रहा होता है कि इतने में ही वहाँ होमलैंडर के मेहमान आ जाते हैं जिनकी अभी वो डीप और ए ट्रेन से बात कर रहा था। तो ये मेहमान है टीम पैरालैक्टिक, जो कि कई फैंस के अकॉर्डिंग 90s के टाइम पर आई साइबर फोर्स टीम और वाइल्ड कैट्स टीम के कॉम्बिनेशन की पैरोडी है। तो इस टीम के मेंबर्स हैं ट्रोजन, एस्ट्रोग्लाइड, लेडी आर्कलाइड, स्ट्रैप ऑन, स्टॉपकॉक और द ट्रेंचियन। हालांकि सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं ह्यूई और एनी के पास, जहाँ हम देखते हैं कि ह्यूई हर बार उनके मेकआउट करने के दौरान एक तरह से फ्रीज हो जा रहा था और इससे एनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है हमको। जिस पर जवाब देते हुए ह्यूई अपने उस अजीब से सपने के बारे में बताता है जिसकी एक झलक हमने पहले भी देखी थी। जिस सपने में 2 गे एलियंस ह्यूई को कहीं लेकर जा रहे हैं और उस जगह पर ए ट्रेन पहले रॉबिन और उसके बाद एनी के साथ मेकआउट कर रहा है। ह्यूई बताता है कि अब ये सपने उसे और भी ज़्यादा आने लग गए हैं, पर एनी अभी भी नाराज़ ही होती है और वो कहती है तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही कुछ रहता है ह्यूई, तुम हमेशा कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हो खुश ना रहने का और मूव ऑन ना करने का। हम दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला और हम दोनों ने ही ये फिर सच बताकर बात को ख़त्म कर दिया। जहाँ तक मेरी बात है मेरी तरफ से वो बात खत्म हो चुकी है, पर पता नहीं क्यों तुम उसी बात पर अटके रहना चाहते हो। जो भी हो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ इसे फिक्स करो। और ऐसा कहते हुए एनी वहाँ से चली जाती है। तो अगर आप देखें तो एनी की बात सही है, क्योंकि हाईलैंड लेडी स्टोरी लाइन से ही हम देखें तो हम अब कई बार देख चुके हैं कि ह्यूई छोटी छोटी और इवन कई बार बेमतलब की बातों पर भी बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है, जो कि धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है। खैर सीन फिलहाल चेंज होता है और हम चलते हैं एमएम के घर पर, जहाँ एमएम हमें अपनी मम्मी से बात करता दिख रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो अभी अभी अपने मिल्क का डोज लेकर आ रहा है। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर वो कॉल जो एमएम को उसकी बेटी जेनाइन से आती है। एमएम जेनाइन की मम्मी के यहाँ एक टाइम पर रही उसकी बीवी से काफ़ी गुस्सा होता है और उसे कॉल पर गालियाँ देते हुए जेनाइन से पूछता है उस औरत ने तुम्हारे साथ क्या किया। जेनाइन तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। पर जेनाइन एमएम से कहती है देखो डैड, आप बस मेरी बात सुनो, मम्मी और उनके दोस्तों ने मिलकर मुझे इस काम में डाल दिया, पर अब मुझे समझ आ गया है वो गलत थी और मैं अब उनसे दूर जा चुकी हूँ। फिलहाल आप मेरे पास मत आओ, मुझे अकेले थोड़ा टाइम चाहिए, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी आपके पास आ जाऊँगी और मैं ये भी वादा करती हूँ कि मैं मॉम के पास वापस कभी नहीं जाऊँगी। और ऐसा कहते हुए उनकी ये कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। पर एमएम की तरह ही हमें भी अभी ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है कि अचानक से एमएम को उसकी बेटी का कॉल आता है। वो अपनी लोकेशन नहीं बताती पर अपनी मम्मी से दूर जाने की बात भी करती है। पर फिलहाल के लिए हमें बस इतना ही दिखाया जाता है और सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वॉट के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ स्टिलवेल और ब्रैडली मौजूद होते हैं। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्टिलवेल ने ब्रैडली को टीम टाइटैनिक को बुलाने के लिए कहा था। टीम टाइटैनिक के बारे में ही बताते हुए स्टिलवेल कहता है ओरिजिनल आइडिया ये था कि टाइटैनिक टीम साइड किक्स की टीम बनेगी, यानी कि कई साइड किक्स मिलकर इस टीम को बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने ये सोचा था कि ये टीम टीनेजर्स की मार्केट को टारगेट करेगी, क्योंकि सुपर हीरोज़ के सबसे ज़्यादा फैंस वहीं से आते हैं। उसके अलावा इन साइड किक्स को भी अपने सीनियर सूप से हटकर अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका मिलेगा। पर टाइम के साथ ये सब बड़े हो गए और टीनेजर नहीं रहे। उसके अलावा टीनेजर्स के लिए टीनेज किक्स और यंग अमेरिकन जैसी टीम भी आ गई। उसके बाद से जिस भी सूप को किसी भी टीम में जगह नहीं मिलती थी उसे हम इस टीम में भेज देते थे। जिस पर ब्रैडली कहती है क्या ऐसी टीम पर हमें भरोसा करना चाहिए, जिस पर स्टिलवेल जवाब देता है टीम टाइटैनिक में कई पावरफुल सूप्स हैं तो वो एक अच्छी टीम है, बस उनकी एक ही प्रॉब्लम है, वो है फोकस।
पर उसे भी हम एडवांटेज की तरह यूज़ करते हैं, टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग उनकी टीम को चेंज और रीऑर्गेनाइज करके। तो स्टिलवेल एक्चुअली सही कह रहा है कि टाइटैनिक टीम में कई पावरफुल सूप्स हैं, क्योंकि मेल केमिकल भी इसी टीम का पार्ट हुआ करता था, अगर आपको वो स्टोरी लाइन याद हो तो। खैर, ऐसा कहते हुए दोनों उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहां टाइटैनिक टीम मौजूद होती है। स्टिलवेल उनका इंट्रोडक्शन ब्रैडली और हमसे कराता है। तो इस टीम के मेंबर्स हैं जिमी धवन, स्टारलाइट, रेजिना डेंटाटा, मजल टॉप, कंट्री मामा, ड्राई हम्प, अर्ल मुल्च, स्नैफल ट्वेट और गमचम। और ये टीम पैरोडी है डीसी के टीन टाइटन्स की। तो इंट्रोडक्शन के बाद स्टिलवेल उनसे कहता है, डकोटा की डेथ के बाद कॉर्पोरेट कम्युनिटी में टेंशन्स बढ़ गई है, पर हम इस टाइम से कम दिक्कतों के साथ गुजरना चाह रहे हैं। तो तुम्हारी दो एब्सोल्यूट प्रायोरिटीज़ रहेंगी, पहला मुझे प्रोटेक्ट करना और दूसरा मिस ब्रैडली को प्रोटेक्ट करना। ये भी इस कंपनी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सीनियर ऑफिसर्स। हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स अपना काम करते रहेंगे, पर तुम्हारी ड्यूटी उनसे अलग और स्पेसिफिक रहेगी। कोई क्वेश्चंस? स्टिलवेल की क्वेश्चंस वाली बात पर वो टीम मेंबर्स अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जिससे स्टिलवेल परेशान हो जाता है और ब्रैडली हंसने लग जाती है। और सीन यहाँ चेंज होता है, हम चलते हैं वापस 7 हेडक्वार्टर्स में, जहाँ अपनी लास्ट कन्वर्सेशन के बाद डीप और एट्रेन वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। डीप अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए एट्रेन से पूछता है, तुम्हें भी अपनी कॉपी चाहिए? जिस पर एट्रेन कहता है, अगर यही एंड है तो सब भाड़ में जाए और हम यहाँ से निकलते हैं। जिस पर डीप कहता है, काफ़ी छोटी सोच है, तुम फाइनेंशियल सिक्योरिटी को काफ़ी हल्के में ले रहे हो। अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो। पर एट्रेन उसकी बात को काट कर कहता है, वट। और इसके बाद वो दोनों ऐसी बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तो ये देखना काफ़ी फ़नी भी है और इंटरेस्टिंग भी कि डीप को अपने और इवन अपने साथियों के फाइनेंशियल कंडीशंस की टेंशन है। तो कॉमिक्स में डीप ही सबसे ज़्यादा रीजनेबल सूप दिखाया गया है। खैर, ये सब बुचर भी देख और सुन रहा होता है उन बग्स की हेल्प से जिसे मेव ने रिसेंटली लगाया था। फिर सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में, जहाँ बुचर और एमएम दोनों ही वापस आ गए होते हैं। एमएम सबसे तोड़फोड़ के लिए माफ़ी मांगते हुए कहता है, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था और मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा, पर मुझे लगता है कि जितना बुरा होना था वो अब हो चुका है, और वैसे भी मैं अब कुछ बदल नहीं सकता, तो मुझे बस वेट करना होगा। और हाँ, मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। जिस पर बुचर कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, लास्ट टाइम मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया था तो मैंने उसे जान से मार दिया था, तो दोस्तों के बीच में कुछ टूटे फर्नीचर तो चलते ही हैं। ह्यूई बुचर से पूछता है, तुम वैसे थे कहाँ? बुचर जवाब देता है, मैं रेनर से मिलने गया था। एमएम पूछता है, हाँ मैंने डकोटा बॉब के बारे में सुना, क्या हम अभी भी ऑपरेशनल हैं? बुचर कहता है, विक एक चुटकी में हमारे फंड्स रोक सकता है, पर उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसका मतलब है कि वॉट अभी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाह रही, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे पास कई एविडेंसेस हैं। तो अभी के लिए सब कुछ यूजुअल है। तो अभी हम अपनी सर्विलेंस चालू रखेंगे और डिटेल्स ढूंढते रहेंगे, जिसका मतलब है एमएम तुम सभी फाइल से एक बार फिर गुजरो, इनकेस हमने कुछ मिस कर दिया हो तो। जिस पर एमएम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे इतनी बार सेम फाइल्स देखनी पड़ रही हैं, और उस रूम से बाहर जाने लगता है। एमएम के बाहर जाने पर ह्यूई बुचर से कहता है, क्या हमें उसके घर के इशू में उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? जिस पर बुचर डेजी शाह जैसा डायलॉग मारते हुए कहता है, हिज बिजनेस इज हिज बिजनेस। और सीन चेंज होता है, हम वापस चलते हैं स्टिलवेल और ब्रैडली के पास, जहाँ वो साथ में ब्रंच कर रहे होते हैं। स्टिलवेल टाइटैनिक की बात करते हुए कहता है, अब हम जब नेक्स्ट फेज में मूव कर रहे हैं तो हमें इन सूप्स को धीरे धीरे वैसे भी हटाना ही है, तो जितनों को अभी हम यूज़ कर पाएँ उतना अच्छा। ब्रैडली पूछती है, पर सूप्स को हटाने से हमें फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा? जिस पर स्टिलवेल बताता है, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। विक्ट्री कॉमिक्स ने बताया कि जी मैन और पेबैक टीम के रियल लाइफ में डिसअपीयर हो जाने के बावजूद भी इनकी बुक सेल्स पर ज़्यादा फर्क नहीं आया है। साथ ही इन टीम्स की मर्चेंडाइजिंग भी ठीक ही चल रही है। लोगों को लग रहा है कि ये कैरेक्टर्स अभी भी वापस आएंगे। जब तक उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो अब वापस नहीं आ रहे हैं, तब तक ऑलरेडी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिल चुके होंगे। हालांकि बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम नेक्स्ट फेज में सक्सेसफुली पहुंचे, इसलिए मैंने टीम टाइटैनिक को बुला लिया है। ब्रैडली पूछती है, पर हम होमलैंडर और जो भी वो प्लान कर रहा है उसका क्या करेंगे? स्टिलवेल जवाब देता है, वेल हमारे पास हमेशा से उसके लिए एक प्लान था, बस टाइमिंग की बात है, और मुझे लगता है अब हम उस प्लान को यूज़ करने के काफ़ी क्लोज हैं। ब्रैडली पूछती है, वो क्या प्लान है? आपने मुझे तो कुछ नहीं बताया। स्टिलवेल जवाब देता है, हाँ मैंने नहीं बताया। होमलैंडर ने अपना शुरुआती बचपन एक ऐसे रूम में बिताया है जहाँ हमने न्यूक्लियर बॉम्ब भी रखा था। हमने प्रॉफिट के नाम पर होमलैंडर के साथ काफ़ी रिस्क लिया है, पर हम ऐसी पावर को बिना उसे ख़त्म करने के प्लान के अनलीश नहीं कर सकते थे। ब्रैडली पूछती है, क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब उसे ख़त्म कर सकता है? जिस पर स्टिलवेल हाँ कहता है। फिर ब्रैडली पूछती है, तुम उसे हीरोगैज़म में भी यूज़ करने वाले थे, क्यों? स्टिलवेल जवाब देता है, हाँ हमने डिस्कस ज़रूर किया था, पर कोई भी लोकेशन क्यों ना हो, हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करके हमेशा के लिए सवालों के घेरे में चले जाएंगे। तो हमारे प्लान होमलैंडर के लिए ही स्पेसिफिक हैं। मैं तुम्हें डिटेल्स ऑफिस जाकर दिखाऊंगा अगर तुम चाहो तो। ब्रैडली इस पर हाँ कहती है और उसके बाद आगे कहती है, मैं काफ़ी ऑनर्ड हूँ कि आप मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। उसके अलावा जब आपने टीम टाइटैनिक को भी मेरी सिक्योरिटी के लिए बोला तो मैं काफ़ी सरप्राइज्ड और खुश थी कि आप मुझे सेफ फील कराना चाह रहे हैं, पर सच ये है कि मैं आपके अराउंड वैसे भी सेफ फील करती हूँ। जिस पर स्टिलवेल भी कहता है, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे अराउंड रिलैक्स कर पाता हूँ। तो यहाँ हमें स्टिलवेल और ब्रैडली के बीच में भी थोड़ी यूनिक टाइप की केमिस्ट्री दिखाई जाती है।
खैर सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में। तो जैसे आपको याद होगा कि इशू 49 में एमएम को 2 आइडेंटिटी कोड्स मिले थे, जिसमें से एक ब्रैडली थी पर उसे दूसरा कोड समझ नहीं आया था। पर यहाँ एमएम बताता है कि उसने कोड को गलत ढंग से रीड किया था और अब वो सही कोड यूज़ करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, और इसके लिए वो बुचर को फिर से लेजेंड से वॉट के डेटाबेस का पासवर्ड मंगवाने के लिए कहता है। पर ह्यूई पूछता है, फिर से ब्लैक नॉयर? मुझे लगा था कि वो हमारे किसी काम का नहीं है। बुचर कहता है, एमएम को लगता है कि ब्लैक नॉयर के थ्रू ही हमें 7 को रोकने का रास्ता मिलेगा, और मुझे भी यही लगता है कि क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ह्यूई कहता है, पर तुम्हारे पास तो वो फोटोज़ वगैरह थी ना होमलैंडर को ब्लैकमेल करने के लिए, उनका क्या? बुचर कहता है, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो ह्यूई, हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ ब्लैकमेलिंग काम ही नहीं करेगी। होमलैंडर एयरप्लेन्स को शूट कर रहा है, एक फैमिली को आसमान से फेंक रहा है, ना जाने उसके दिमाग में अब क्या क्या चल रहा है। अब ब्लैकमेलिंग से हम उसे बस कुछ भी करने की आज़ादी दे देंगे। अब हम उसे सिर्फ बेइज्जत नहीं करना चाहते, अब हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं। जिस पर ह्यूई बुचर से कहता है, देखो मैं तुमसे इस सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। पर बुचर उसकी बात को बीच में काट के फ्रस्ट्रेट होता हुआ कहता है, फिर से वही बातें नहीं, हम ये कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें और टाइम चाहिए। क्या तुम एक बार अपने आप को प्रॉपर्ली सॉर्ट करके अपना डिसीजन नहीं बना सकते? ह्यूई जवाब देता है, तुम भी मुझसे ये चीज़ कई बार कह चुके हो, और वैसे भी मैंने अपना मन अब बना लिया है। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, बग्स लगाऊंगा और दूसरे काम करूंगा, पर अब से मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद बुचर और ह्यूई इस बात पर और बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके गेट से कई आवाज़ें आती हैं, और थोड़ी देर में उस गेट को तोड़कर पैरालैक्टिक टीम पोज मारते हुए आ जाती है, जिसे देखकर पहले बॉयज़ काफ़ी कंफ्यूज होते हुए वियर्ड सा रिएक्शन देते हैं। पर इसके अगले ही सीन में आप देख सकते हैं कि बुचर हल्की सी स्माइल देता है, ह्यूई थोड़ा घबरा जाता है और बाकी मेंबर्स भी लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये इमेज पूरे बॉयज़ कॉमिक की मेरी सबसे फेवरेट इमेज है, क्योंकि सिंगल फोटो में आप बॉयज़ टीम के हर मेंबर की एक पर्सनैलिटी का एक ओवरव्यू जान सकते हो। खैर, तो पैरालिटिक टीम कोई खास ताकतवर टीम नहीं होती, और इसलिए बॉयज़ बड़ी आसानी से उन्हें पीटने और मारने लग जाते हैं। पर ह्यूई यहाँ एक डेस्क के नीचे छुपकर बैठ जाता है। बुचर सबसे कहता है, कम से कम किसी एक को तो इन्फॉर्मेशन के लिए जिंदा छोड़ देना। जिस पर फ्रेंची पहले कहता है, तुमने ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं। बुचर कहता है, ये हर बार बोलने वाली बात थोड़ी ना है। फिर फ्रेंची कहता है कि वो साइबॉर्ग टाइप दिखने वाले सूप को अपने कंप्यूटर से जोड़कर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। पर बुचर कहता है कि उनका कॉस्ट्यूम सिर्फ दिखावे का है, असल में वो कोई साइबॉर्ग नहीं है, इंसान ही है। पर तभी डेस्क के नीचे से आवाज़ आती है कि मेरे सामने का एक सूप जिंदा पड़ा है, हम इससे बात कर सकते हैं। तो वो सूप एक्चुअली फ्रेंची ने ही जिंदा छोड़ा था, और वो अभी बस बुचर के मजे ले रहा था। खैर सीन यहाँ चेंज होता है, हम चलते हैं व्हाइट हाउस में, जहाँ रेनर को प्रेसिडेंट या बेसिकली आप कह सकते हैं कि वॉट की तरफ से बुलाया गया होता है। कहने के लिए यहाँ विग द वीप ऐसा प्रेसिडेंट बैठा होता है, पर सारी बातें और ऑर्डर्स वॉट की एक रिप्रेजेंटेटिव दे रही होती है, जिसे आज से पहले हमने कभी नहीं देखा है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स रेनर से कहती है कि अब सीआईए एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहेगी, बल्कि उसके सारे काम प्रेसिडेंट के अंडर ही होंगे। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम को छोड़कर उनके बाकी सारे मिशन सब बंद कर दिए जाएंगे। बेसिकली यहाँ बॉयज़ को बंद करने की बात की जा रही होती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि जल्द ही वो रेनर को भी एज अ सीआईए चीफ हटा देंगे और उस पोजीशन पर किसी और को अपॉइंट कर देंगे। खैर सीन चेंज होता है, हम चलते हैं बॉयज़ के पास, जहाँ उन्होंने पूरी पैरालिटिक टीम को मार दिया होता है, सिवाय एक सूप स्टॉपकॉक के, जिसे वो टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे होते हैं। जिस पर स्टॉपकॉक झूठ बोलते हुए कहता है कि उसे वॉट के आदमी ने भेजा है। जिस पर एमएम कहता है, तो ये हमें इनके लायक समझते हैं बस? बुचर जवाब देता है, शायद, पर हो सकता है कि वो अपनी बड़ी टीम को किसी और इवेंट के लिए बचा रहे हों। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से स्टॉपकॉक का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो बॉयज़ के ऑफिस में ही ब्लास्ट हो जाता है, और इस तरह से पैरालिटिक टीम के सभी मेंबर्स खत्म हो जाते हैं। इस ब्लास्ट से बॉयज़ के ऑफिस में तो सब तहस महस हो जाता है, पर बॉयज़ के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं होता। तो इसके बाद बॉयज़ के बाकी मेंबर्स बचे हुए सामान को अरेंज करने लग जाते हैं, और बुचर लेजेंड को पासवर्ड के लिए कॉल करता है। अपनी आखिरी मीटिंग में बुचर की बदतमीजी के बाद लेजेंड नाराज़ होकर पहले पासवर्ड देने से मना कर रहा होता है, पर फिर बुचर लेजेंड को सिचुएशन की सीरियसनेस बताता है और लेजेंड पासवर्ड देने को तैयार हो जाता है। कॉल रखने के बाद बुचर फ्रेंची और फीमेल से कुछ कह रहा होता है कि तभी ह्यूई बोलता है, अगर यही एंड है तो मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। बुचर को लगता है कि ह्यूई फिर अपनी कोई डिमांड रखने वाला है, और बुचर उसे रोकते हुए कहता है, अभी नहीं ह्यूई। पर ह्यूई कुछ और ही बताने वाला होता है, और इसलिए वो रोकने पर भी बोलता है, पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ब्लैक नॉय ने हीरोगैज़म में मेरे साथ कुछ किया था। मुझे नहीं पता कि वो 7 का वीक लिंक है या क्या, पर उसके साथ कुछ तो गलत है। तो जब हम लूसरों को ढूंढ रहे थे तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे सर पर चोट लग गई थी और इसलिए मैं लेट हो गया, पर वो झूठ था। सच ये है कि ब्लैक नॉय ने मुझे पकड़ा और मेरी ऐस में अपना अंगूठा डाल दिया। ये सुनकर बाकी बॉयज़ के मेंबर शॉक हो जाते हैं, और बुचर बोलता है, क्या? ह्यूई कहता है, उसने मुझे गुड सोल्जर बोला और फिर अंगूठा दिखाकर अंदर डाल दिया। तो हीरोगैज़म में हमें ब्लैक नॉयर का ह्यूई का अंगूठा दिखाना और गुड सोल्जर बोलना तो दिखाया गया था, पर उसके बाद ह्यूई के साथ जो हुआ था वो हमें यहाँ पर बताया जाता है। जिसके बाद फ्रेंची भी वही ऑब्वियस क्वेश्चन पूछता है, उसे हमारे वहाँ होने के बारे में पता चल गया था, फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। जिस बात पर बुचर भी ब्लैक नॉयर को मेंटल कहता है और ह्यूई से पूछता है, दूसरी बात क्या है ह्यूई? ह्यूई बताता है कि उसने चुपके से डॉक्टर पेक्यूलियर के वहाँ से क्वीन मेव की फाइल चुरा ली थी और उसमें उसे ब्लैक नॉयर, मेव और होमलैंडर वाला किस्सा भी पता चला। जिससे बुचर उससे मजे लेते हुए कहता है, तुमने मेव की ही फाइल क्यों ली?
क्या तुम उसकी कुछ और बोल्ड फोटोज़ देखना चाहते थे जैसे मैंने तुम्हें दिखाई थी? इस बात पर ह्यूई ब्लश करने लग जाता है और सब ह्यूई पर हंसने लग जाते हैं और बुचर ह्यूई को फाइल ऑफिस में लाने के लिए कहता है। यहीं हम फीमेल को भी आई थिंक पहली बार प्रॉपरली हंसते हुए देखते हैं और फीमेल को भी इस तरह हंसते देखकर ह्यूई और ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। फिर सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं रेनर के पास जो बुचर से फ़ोन पर बात कर रही होती है। रेनर अपनी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग और सीआईए की पावर्स कम करने की बात बुचर को बताती है, पर रेनर ये भी कहती है कि वो डायरेक्टली तुम्हें नहीं बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास भी उनकी कई डिटेल्स हैं। जिस पर बुचर कहता है, हाँ हमें बस कंफ्यूज करके छोड़ दो कि हमारे साथ आगे क्या होगा, पर इस बात का कोई सेंस बनता भी नहीं है जब उन्होंने ऑलरेडी पैरालिटिक टीम को हमसे लड़ने भेज दिया है। जिस पर रेनर कहती है, उनकी टीम तो बेकार सी है ना। बुचर जवाब देता है, हाँ थी तो सही, तो या तो वॉट हमें भी उसी लायक समझती है या फिर वो सेवन को किसी और भी बुरी चीज़ के लिए बचा रही है। क्या तुमने वो फाइल्स एयरफोर्स को दे दी थी? जिस पर रेनर कहती है, हाँ पर तुम समझ रहे हो ना कि हम अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा देशद्रोह है। अगर हम फंस गए तो? बुचर जवाब देता है, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट ना हो और प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो उसके बाद कौन चार्ज में होगा? रेनर कहती है, स्पीकर ऑफ द हाउस जो अभी पेलोसी है। क्यों? बुचर कहता है, तो तुम उनसे जाकर मिलो और उन्हें सारी सिचुएशन समझाओ। रेनर पूछती है, और तुम्हारा क्या तुम वॉर पर पलटवार करोगे? बुचर जवाब देता है, ऑलरेडी उस पर काम कर चुका हूँ। मैंने अपने एक्सपर्ट्स को भेज दिया है वॉर से बदला लेने के लिए और मैं खुद अभी कुछ और करने जा रहा हूँ। तो ये एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रेंची और फीमेल और सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं उन दोनों के पास ही जो फुल एक्शन मोड में वॉर्ड के ऑफिस के अंदर घुस रहे होते हैं और रास्ते में जो भी आता है उसे ख़त्म कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर ब्रैडली और स्टिलवेल टाइटैनिक टीम से कुछ बात कर रहे होते हैं और तभी फ्रेंची और फीमेल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पर सीन फिलहाल के लिए यहाँ चेंज होता है और हम वापस चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में जहाँ बुचर अभी आ ही रहा होता है और आकर ह्यूई से बोलता है, ह्यूई मेरे साथ छत पर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दोनों छत पर एलिवेटर से जा रहे होते हैं। तब रास्ते में बुचर पूछता है, तुम ठीक हो? ह्यूई कहता है, नहीं, मैंने अभी अभी सबको ये बताया कि कैसे मुझे हैरेस किया गया था पर किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सबने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बुचर कहता है, तुम सही कह रहे हो, देखो अगर चीज़ें इतनी बुरी ना होती तो हम सब तुम्हें हक देकर तुम्हारे साथ तुम्हारा दर्द बांट रहे होते। बट पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, पर बॉयज़ इस तरह से काम नहीं करते। पर कोई नहीं, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें खुश कर देगा। ह्यूई पूछता है, क्या? बुचर कहता है, तुमने कहा था कि तुम अब वायलेंस नहीं करना चाहते हो और तुम्हारे डेस्क के नीचे छुपा देकर मुझे समझ आ गया कि तुम सच ही कह रहे थे। वेल, मैं बस यही कहूँगा कि मैंने तुम्हें हमारे जैसा बनाने की बहुत कोशिश कर ली है और अब ये मेरी आखिरी कोशिश होगी और अगर तुम अभी भी नहीं बदले तो मैं तुम्हें बदलने का आइडिया छोड़ दूंगा। और हम देखते हैं कि छत पर बुचर ने ए ट्रेन को बांध कर रखा हुआ था और ये देखकर ह्यूई भी शॉक हो जाता है। तो जब हमने ए ट्रेन को लास्ट टाइम देखा था तब वो डीप के साथ सेवन हेडक्वार्टर्स को छोड़कर जा रहा था और ये चीज़ बुचर ने भी अपने बग्स की हेल्प से देख ली थी। तो मोस्ट प्रोबेबली बुचर ने ये भी सुन लिया होगा कि ए ट्रेन कहाँ जाने वाला है और उसने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया होगा। पर आपके मन में भी एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए ट्रेन तो सुपर फास्ट है, तो बुचर के कब्जे में इतनी आसानी से कैसे आया? तो इसका कोई प्रॉपर आंसर हमें कहीं नहीं दिया जाता, बट जैसा कि हमें पता है कि बुचर ने भी कंपाउंड भी ले रखा है तो हो सकता है उसके पास भी सुपर स्पीड हो, बस उसका यूज़ हमें कभी नहीं दिखाया गया हो। प्लस जैक फ्रॉम जुपिटर के केस को भी देखें तो ये भी हो सकता है कि बुचर ने अचानक से ए ट्रेन को कहीं पकड़ लिया हो जिससे ए ट्रेन को भागने का मौका ही ना मिल पाया हो। खैर, अभी के लिए सीन चेंज होता है, हम चलते हैं सेवन हेडक्वार्टर्स में। यहाँ होमलैंडर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, बस तुम एक बार सब में ये बात फैला दो। चलो मैं तुमसे कल डीसी में ही मिलता हूँ। और ऐसा कहकर होमलैंडर फ़ोन रख देता है और फिर खुद से कहता है, कल सूरज एक नई दुनिया में उगेगा। उसने अभी अपना सेंटेंस पूरा ही किया ही होता है कि अचानक से उसे वॉमिटिंग आ जाती है और वो खुद से कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। और इसके साथ वॉल्यूम 11 के पहले 3 इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो लास्ट सीन में होमलैंडर की दूसरी पर्सनैलिटी किक इन कर जाती है जो नॉर्मल और अच्छी है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो भी करने जा रहा है वो कितना गलत है। हालांकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उससे वो काम करवा के ही रहेगी और वो काम क्या है ये देखने के लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें हम कवर करेंगे वॉल्यूम 11 के 4 से 6 इशू को। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या फ्रेंची और फीमेल स्टिलवेल और टीम टाइटैनिक को खत्म कर पाएंगे या नहीं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।